हेलो सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी ये एग्जाम बूस्टर सीरीज का अगला पार्ट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इससे पहले दोस्तों हमने कुछ एक सीरीज लाई है, जैसे कि हमारी HPGK की 10,000 MCQ वाली सीरीज है। वो सब आपने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेनी है, ठीक है। वहाँ पर मैंने नई प्लेलिस्ट भी ऐड की है। साथ में हमारी पेड सीरीज भी है, जो हमारे 50,000 MCQ वाली सीरीज है। अगर आपने वही वो भी परचेज करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और टीजीटी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। शुरू करते हैं। मानव समाज में उत्पादन, उपभोग तथा वितरण के लिए विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा अपनी कुछ आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था को क्या कहते हैं? उसे आर्थिक प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय जैसे जैसी आर्थिक समस्याओं का सामूहिक स्तर पर अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो और मिक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार सिद्धांत क्या कहलाता है? उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ये सब आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और बार बार रिपीट करके इस सेशन को सुनना है आपने, तभी आपको चीजें याद होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, सकल मांग, सकल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर और राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है? वो कहलाती है समष्टि आर्थिकी चर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में तीनों संसाधन जैसे कि प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा उनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किसी अर्थव्यवस्था में तीनों प्रकार के संसाधन प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक अ, उपलब्ध होते हैं, परंतु उनका समुचित उपयोग या दोहन नहीं होता है, ठीक है। ऊपर समुचित किया जाता है उसे विकसित अर्थव्यवस्था, अगर नहीं हो इन तीनों का तो उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में तीनों प्रकार के संसाधन प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक एक साथ उपलब्ध नहीं होते, उसे अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीनों क्वेश्चन है ये अलग अलग है। आर्थिक दृष्टि से भारत को किस अर्थव्यवस्था में रखेंगे? तो विकासशील अर्थव्यवस्था में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने आर्थिक प्रगति के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था को किन तीन भागों में विभाजित किया है? तो निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग, उ- उ- मध्य आय वर्ग और उच्च आय वर्ग, तीन वर्गों में डिवाइड किया है, ठीक है। विश्व बैंक ने आर्थिक प्रगति के आधार पर मध्य आय वर्ग को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो निम्न मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक प्रगति को दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी है? आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के किन चरों में मात्रात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न चरों को कहा जाता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक वृद्धि, ठीक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में मात्रात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है? आर्थिक समृद्धि। नेक्स्ट है, अधिक उत्पादन, नवीन तकनीकी और संस्थागत सुधार का आशय किस प्रकार की प्रगति से? तो ये है आर्थिक विकास से है। नेक्स्ट है, आर्थिक प्रगति की किस अवधारणा से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है? तो वो है आर्थिक वृद्धि। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे राष्ट्रीय समृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः किन देशों में आर्थिक समृद्धि दर की तुलना से आर्थिक विकास अधिक होता है? उसे कहते हैं विकसित
देशों से। नेक्स्ट है सामान्यतः किन देशों में आर्थिक विकास की तुलना में आर्थिक समृद्धि दर अधिक होती है विकासशील देशों में। ठीक है। नेक्स्ट है किसी क्रिया का संबंध उन सभी वस्तुओं के उत्पादन उपभोग तथा निवेश से है जिनमें उपयोगिता होती है, जो दुर्लभ है और जिनका लेन देन किया जा सकता है, उसे कहते हैं आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाओं के तेजी से विस्तार को क्या कहते हैं, बूम कहते हैं। ठीक है, बूम कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बूम की विपरीत स्थिति क्या होती है मंदी। बूम की विपरीत स्थिति क्या कहलाती है, मंदी कहलाती है। नेक्स्ट है किसी आर्थिक विकास का संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से, उसे कहते हैं उत्पादन। उत्पादन के चार मुख्य साधन कौन से हैं, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमी है। किसी आर्थिक क्रिया का संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग से है, तो उसे कहते हैं उपभोग। किसी आर्थिक क्रिया का संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है, उसे कहते हैं निवेश। कौन सी क्रिया को उत्पादन और उपभोक्ता के बीच की बड़ी कड़ी माना जाता है, उसे कहते हैं विनिमय। नेक्स्ट है आर्थिक प्रणाली को किन तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, पूंजीवादी वर्ग और समाजवादी वर्ग और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह अर्थव्यवस्था कहलाती है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधनों का एक बड़ा हिस्सा निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों के एक बड़ा भाग का पूंजीपतियों के उद्योग में विनियोजित होना क्या कहलाता है, उसे पूंजीवाद कहलाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है, उसे कहते हैं पूंजी। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण किस उत्पाद का हिस्सा होता है, वो होता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पूंजी की कुल मात्रा तथा उस वर्ष के उत्पादन की मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के भौतिक संसाधनों पर समाज या समुदाय का स्वामित्व होता है, उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का संचालन और उपयोग समाज और समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा सामान्य आर्थिक नियोजन के आधार पर किया जाता है, उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसकी वैकल्पिक व्यवस्था माना जाता है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का माना जाता है वैकल्पिक। ठीक है। वर्गहीन समाज की स्थापना किस आर्थिक प्रणाली की विशेषता है, तो वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है अब मिश्रित अर्थव्यवस्था से आएंगे। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत संसाधनों का स्वामित्व किसके हाथों में रहता है, वो होता है गवर्नमेंट, सरकार के हाथों में। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत संसाधनों का प्रयोग में लाए जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था कौन करता है, वो होता है सरकार। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, वो होता है निजी क्षेत्र। नेक्स्ट है किस व्यवस्था के आधार पर निजी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का संचालन व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, वो था बाजार व्यवस्था। किस प्रकार की व्यवस्था में राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता है, उसे कहते हैं मिश्रित बाजार प्रणाली। मिश्रित बाजार प्रणाली में किस तंत्र की प्रधानता होती है बाजार तंत्र की। किसी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को प्रमुखता दी जाती है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है, तो वो किया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ये भी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारत की समाजवादी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित व्यवस्था भारत में कब से लागू की गई, तो 1991 में की गई है लागू। बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उदारवादी व्यवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह।
भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो द्वैतवादी अर्थव्यवस्था भी इसे कहते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, को किन दो तरह की अर्थव्यवस्थाओं में विभाजित किया जाता है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा विभाजित भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है। कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है शामिल है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। उद्योग, पंजीकृत निर्माण, गैर पंजीकृत निर्माण, निर्माण कार्य तथा बिजली, गैस और जल आपूर्ति आदि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है? वो है द्वितीय क्षेत्र में। परिवहन और संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान, गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास, गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है? तो वो है तृतीय क्षेत्र में ये शामिल है सभी। क्रय शक्ति समता PP की बात की जाए तो के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है? तो है तीसरे स्थान पर। अब नेक्स्ट हम भारत में आर्थिक नियोजन की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, संसाधनों का उचित उपयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? सोवियत संघ के। ठीक है, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो सोवियत संघ। उस समय सोवियत संघ था, अभी वर्तमान में रूस है। सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की? 1928 में। ठीक है, सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को क्या कहा जाता है? वो गॉस प्लान कहते हैं। ठीक है, और भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? सर विश्वेश्वरैया को। सर विश्वेश्वरैया द्वारा रचित पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया कब प्रकाशित हुई? तो ये 1934 में हुई। सर विश्वेश्वरैया ने भारत के नियोजित आर्थिक विकास के लिए कितने वार्षिक योजना कार्यक्रम का प्रस्तावित किया? तो ये 10 वर्षीय थी। ठीक है, सर विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षीय योजना कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो भारत का नियोजित आर्थिक विकास और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। किसी योजना के मुख्य उद्देश्यों में लघु एवं बड़े उद्योगों का समन्वित विकास करना और व्यवसाय में संतुलन स्थापित करना भी शामिल था। तो वो था विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षीय योजना। विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षीय योजना में कितने वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया? तो 10 वर्ष को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 1938 में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई? तो वो बनाई गई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है, बम्बई योजना का प्रतिपादन मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा कब किया गया? तो ये जनवरी 1944 में किया गया था। नेक्स्ट है, बम्बई योजना कितने वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई? तो ये 15 वर्षों के लिए प्रस्तुत की गई थी बम्बई योजना। नेक्स्ट है, बम्बई योजना के प्रस्तुत करने वाले उद्योगपतियों में पुरुषोत्तम दास ठाकुर, JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, सर आदेशियर दलाल व श्रीराम सेठ के अलावा कौन शामिल था? तो वो था कस्तूरबा भाई, लाल भाई और AD श्रॉफ और जॉन मथाई थे। ठीक है, योजना विधि में राष्ट्रीय आय में 3 गुनी तथा प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि करना, शिक्षा और उद्योग को प्राथमिकता प्रदान करना किस योजना के उद्देश्य? तो ये बम्बई योजना प्लान के उद्देश्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवहन के साधनों का विकास, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र में 130% की वृद्धि करना किस योजना के उद्देश्य थे? वो तो बम्बई योजना है। बम्बई योजना में प्रत्युत्तर में जन योजना का प्रकाशन कब किया गया? तो अप्रैल 1944 को। जन योजना का सृजन 1944 में किसने किया? तो ये NH राय ने किया था। ठीक है, जन योजना का सृजन करने वाले NH राय किस संगठन के प्रमुख थे? तो ये भारतीय श्रम संगठन के प्रमुख थे। जन योजना मूलतः किस तरह के सिद्धांतों पर आधारित थी? तो साम्यवादी सिद्धांत पर यह आधारित थी। जन योजना कितने वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई? तो ये 10 वर्षों के लिए प्रस्तुत की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास और भूमि का राष्ट्रीयकरण करना आय की विषमता को
पूरा करना और रोजगार अवसरों में वृद्धि करना किस योजना के उद्देश्य थे? तो ये जन योजना के उद्देश्य थे। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्राचीन भूभाग स्वामित्व व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करना किस योजना के उद्देश्य में शामिल था? तो ये था जन योजना के उद्देश्य में शामिल। नेक्स्ट है, गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना का सृजन कब किया गया? तो ये अप्रैल 1944 में किया गया। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना किसने तैयार की? तो ये मन्नाया मन्नायार मन रायण ने शुरू की थी, है ना। मन्नायरण ने शुरू की थी। गांधीवादी योजना कितने साल के लिए बनाई गई थी? 10 साल के लिए बनाई गई थी। किस योजना के उद्देश्यों में जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम आवश्यक स्तर तक लाना तथा प्रत्येक नागरिक को 2600 कैलोरीज भोजन, 120 गज कपड़ा, 100 वर्ग फीट आवासीय भूखंड प्रदान करना शामिल था? वो था गांधीवादी योजना। नेक्स्ट है, किस योजना के उद्देश्य में ग्राम विकास, सामूहिक कृषि का विकास, भारी उद्योगों एवं जन उपयोगी सेवाओं वाले उद्योगों को राज्य के अधीन संचालित करना शामिल था? वो था गांधीवादी योजना। नेक्स्ट है, किस योजना के उद्देश्यों में अधिक से अधिक रोजगार देना तथा प्रति व्यक्ति आय में 4 गुना वृद्धि करना शामिल है? वो है गांधीवादी योजना। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब शुरू किया गया? तो 30 जनवरी 1950 को शुरू किया गया। सर्वोदय योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था? तो वो था सर्वोदय योजना। जनवरी 1950 में श्रीलंका के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था? कोलंबो था। जनवरी 1950 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के कोलंबो सम्मेलन में भारत सहित कितने देशों ने भाग लिया था? तो 26 देशों ने भाग लिया था, 26 देशों ने भाग लिया था। जनवरी 1950 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कोलंबो सम्मेलन में भाग लेने वाले देश ने सामूहिक एवं समन्वित विकास के लिए कौन सी योजना तैयार की? तो कोलंबो योजना तैयार की थी। नेक्स्ट है, जनवरी 1950 में प्रस्तुत कोलंबो योजना की समयावधि क्या थी? तो ये 1951 से 57 थी। किस योजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के आर्थिक विकास द्वारा इन देशों के निवासियों की जीवन स्तर में सुधार करना था? वो था कोलंबो योजना, कोलंबो प्लान। 1951 में बने औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम को लागू किया था 9 अक्टूबर 1952 में। संविधानोत्तर और परामर्शदात्री संस्था के रूप में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को। भारत में विधिवत रूप से आर्थिक नियोजन का शुभारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 1951 को। अब योजना आयोग की बात करेंगे, ठीक है। भारत में आजादी के बाद योजना निर्माण हेतु स्थापित केंद्रीय निकाय कौन सा था? तो वो था योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 15 मार्च 1950 को, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार योजना आयोग का गठन भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए किया गया? तो ये अनुच्छेद 39, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो वो था अर्ध संवैधानिक संस्था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे अब, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक भारत में योजना को अंतिम स्वीकृति देने का अधिकार किस संस्था को हासिल था? तो वो था राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना संबंधी मामलों में केंद्र और राज्यों के मध्य समायोजन स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद किसकी अध्यक्षता में 1946 में गठित परामर्शदात्री नियोजन मंडल का विकसित रूप थी? वो थी केसी नियोगी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। किस संस्था में योजना आयोग के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री, कुछ आर्थिक विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद में। किस संस्था के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव बनाया जाता है? वो था योजना आयोग। नेक्स्ट है, अब नीति आयोग की बात करेंगे,
यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों के रूप में अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों में अधिकतम कितने लोगों को लिया जाता है? तो 2 सदस्यों को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं? तो 4 सदस्य। नीति आयोग के मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी के रूप में भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर देश के विकास की किस प्रकार की योजना बनाई? तो 3 वर्षीय कार्य योजना, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय दीर्घकालीन योजना। ठीक है, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर देश के विकास के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय दीर्घकालीन योजना को कब पेश किया? तो ये 23 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट है, नीति आयोग को किस संस्था में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल है? तो गवर्निंग काउंसिल। एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिक मामलों को देखने के लिए विशिष्ट कार्यकाल के लिए किन संस्थाओं का गठन किया गया? तो ये क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक किस निर्देश पर होती है दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री के निर्देश पर होती है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में कौन भाग लेता है दोस्तों? तो ये लेता है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं। अब देख लेंगे हम पंचवर्षीय योजना, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको हर एक शिफ्ट में जो टीजीटी आर्ट्स की जो शिफ्टें होगी, ठीक है, उसमें यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने में को मिलेंगे इकोनॉमिक्स के सेशन से। ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। 1951 से 56 में आई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू की गई? तो 1951 से 56 तक रही। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम योजना की मुख्य प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई? तो कृषि और सिंचाई क्षेत्र को दी गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस योजना की देन है? ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1952 में शुरू किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थे। सिंधरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, पेनिसिलिन फैक्ट्री की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम योजना के लक्षित विकास दर कितनी रखी गई थी? 2.1% के मुकाबले कितनी विकास दर पर प्राप्त की गई? तो कितनी की गई थी? 3.6% प्राप्त की गई। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इतने ही आएंगे पहली पंचवर्षीय से क्वेश्चन। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो ये 1956 से 1961 तक रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। पीसी महालनोबिस का 4 क्षेत्रीय योजना मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? तो भारी उद्योगों और खनिज को प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या उपनाम दिया गया? तो भौतिकवादी योजना नाम दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई जो छत्तीसगढ़ है, राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्ररंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1961 से 1966 तक रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सार्वजनिक बल दिया गया? तो कृषि के क्षेत्र के ऊपर सार्वजनिक बल दिया गया। नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये पूछा जाएगा। तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, प्रोसैंडी का प्रोसैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप था? तो ये होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, 1956 से 1966 तक, नहीं सॉरी 1965 से 1966 का सूखा किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के प्रमुख कारण थे? तो ये थी तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के मुख्य कारण थे। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक का योजना अवकाश रहा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब नेक्स्ट है 3 वर्षीय योजना। 3 वर्षीय योजना जिसे कहते हैं योजना अवकाश भी कहते हैं ना। अब यहाँ से 1967 से 1966 से 67 से 1968 से 69 तक किस काल को योजना अवकाश से जाना जाता है? 1966 से 69 के काल को। योजना अवकाश का प्रमुख कारण था युद्ध और अकाल। कृषि उद्देश्य कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ 1966 से 67 में। योजना अवकाश के दौरान विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पैदा हुए भुगतान असंतुलन से निपटने के लिए किस वर्ष पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया? तो 1966 में। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की? 1969 से 74 में की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1969 से 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? D.R. गाडगिल। अब इसी गाडगिल योजना भी कहते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को क्या उपनाम दिया गया? तो गाडगिल योजना उपनाम दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया? तो अशोक रुद्र और LNS मात्रे के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, किस योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? तो वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। मुख्यतः नई कृषि रणनीति पर केंद्रित गाडगिल रणनीति का संबंध किस योजना से है? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना से। दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा खाद्यान्न की बफर स्टॉक की योजना प्रारंभ की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया 1969 में? तो ये हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान MRTP अधिनियम MRTP अधिनियम 1969 लागू किया गया? तो ये किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या रहा? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन, ये इसका मुख्य कारण रहा विफलता का। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रही। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त होगी? तो वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 79 के बीच में। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1978 में। किस सरकार ने पांचवी योजना को योजना को समय से 1 वर्ष पहले समाप्त घोषित किया गया? जनता पार्टी सरकार के द्वारा। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? तो जनता पार्टी सरकार। किस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो पांचवी योजना। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, किस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 की शुरुआत की गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। योजना आयोग द्वारा किस वर्ष नियुक्त कार्यदल ने गरीबी निर्देशांक तैयार किया? तो ये किया था 1977 में। योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यदल में गरीबी रेखा का ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी के रूप में परिभाषित किया? तो ये पूछा जाता है प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी। योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यदल ने गरीबी रेखा को शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी के रूप में परिभाषित किया? तो प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी। नेक्स्ट है, अनवरत योजना
अनुवृत्त योजना, रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1978 से 83। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1980 में। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने पहले ही समाप्त कर दिया? तो कांग्रेस सरकार ने। किस पंचवर्षीय योजना को अनवरत रोलिंग प्लान का नाम दिया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान का नाम दिया गया। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरनार मिर्डल ने किया। भारत में अनवरत योजना को लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डी.टी. लक्कड़वाला। पांचवी और छठी योजना के बीच किस अवधि को योजना अवकाश माना गया? तो ये 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 को माना गया। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। कांग्रेस द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो 1980 से 85 तक। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना। तो जो पांचवी है, पांचवी में भी आपने ध्यान में रखना है। इसमें क्या है? इसमें है कि पांचवी में यहाँ पर क्वेश्चन था कि गरीबी हटाओ का नारा पूछा जाए तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से, अगर गरीबी हटाओ का उद्देश्य पूछा जाए, मुख्य उद्देश्य है, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना आपने बताना है। ठीक है, गरीबी हटाना, गरीब हटाओ का नारा पांचवी में और गरीबी हटाना इसमें दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाएगी? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी, है ना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण बेरोजगार उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYSEM और DWACRA और RLEGP किस योजना में लागू की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। किस योजना को प्रिस्क्रिप्टिव प्लानिंग कहा गया? तो छठी पंचवर्षीय को कहा गया। निवेश मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है? तो छठी पंचवर्षीय योजना का। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये 1985 से 90 तक रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90 तक। किस योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार और देश में तकनीकी विकास को बढ़ावा देना था? तो वह था सातवीं पंचवर्षीय योजना। आधुनिकीकरण को किस पंचवर्षीय योजना में एक मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकृत किया गया? तो वो था सातवीं पंचवर्षीय योजना। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम किस योजना में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था सातवीं पंचवर्षीय योजना। देश में सार्वजनिक अस्थिरता के कारण किस वर्ष को योजना विहीन वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो वर्ष 1990 से 91 और 1991 से 92। वर्ष 1990 से एवं 90 एवं 1991 एवं 91 से 92 में किस प्रकार की योजनाएं लागू की? तो वार्षिक योजनाएं। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। 1992 से 1997 तक रही है। किस देश में आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण कौन सी योजना 2 वर्ष विलंब से लागू की गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? तो क्या था इसका? 1992 से 1997 तक। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलरे मॉडल पर आधारित थी? तो थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है मानव संसाधन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य किस योजना की प्राथमिकता थी? तो ये थी आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। किस पंचवर्षीय योजना को राव मनमोहन योजना का उपनाम दिया गया? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना को दिया गया ये नाम। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष प्रधानमंत्री योजना प्रारंभ की गई? तो 1993 में प्रारंभ की। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे।
1900 स्थानों से 2002 तक रही ये। नौवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या रही? तो 1900 स्थानों से 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। किस पंचवर्षीय योजना में जनता की 7 मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान की गई? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय रोजगार बीमा योजना नेशनल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर स्कीम लागू की गई? तो ये की थी इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई, तो ये की गई थी नौवीं पंचवर्षीय योजना में। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर को कितना करने का लक्ष्य रखा गया? तो 3.9% रखा गया। किस पंचवर्षीय योजना में विजन 2020 नामक नई तकनीकी नीति को अपनाकर तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया गया? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना। अब नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये बन सकता है 2002 से 2007 तक। 21वीं सदी में भारत की आर्थिक महाशक्ति बनाना किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी आर्थिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 8% निर्धारित किया गया। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस देश तक गरीबी के अनुपात को घटाकर 20% तक लाने का लक्ष्य रखा गया? किस वर्ष तक? तो 2007 वर्ष तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष तक गरीबी के अनुपात को घटाकर 10% लाने का लक्ष्य रखा गया? तो 2012 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष तक जनसंख्या की वृद्धि दर को 16.2% तक लाने का लक्ष्य रखा गया? तो 2011। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष तक 25% क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये 2007। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष तक 33% क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2012 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष तक सभी प्रमुख नदियों के प्रदूषण से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया? तो 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की। अब बात कर लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना को कब से कब तक लागू रही? तो 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रता और समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का नारा इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समग्र विकास रखा? इंक्लूसिव ग्रोथ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो ये था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। 11वीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया? तो 10.5% इसका रखा गया, 10.5% रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पादित जीडीपी की विकास दर सर्वाधिक रही? किस विकास जीडीपी किसकी रही सर्वाधिक? तो ये रही सिक्किम। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पादित जीडीपी स्टेट की बात की जाए तो ये किसकी कम रही? तो ये रही झारखंड की। ये भी आपने ध्यान में रखना। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, 2012 से 2017 तक रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 तक रही। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? तो 26 दिसंबर 2012 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र, अधिक समग्र और सतत वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य टारगेट था। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि लक्ष्य क्या था? तो 8 से 8.5% तक। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल था? तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में गरीब अनुपात को 30% से घटाकर कितना लाने का लक्ष्य रखा गया? तो 10% लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी शिशु मृत्यु दर प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था? तो ये 25% रखा गया। 25 प्रति हजार। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी मातृत्व मृत्यु दर प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 1 प्रति हजार।
12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने फीसदी ग्रामों को निर्मल ग्राम का स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 50% गांव। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने फीसदी भारतीय परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया? तो 90%। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के सकल सिंचित क्षेत्र में 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया? तो 103 हेक्टेयर रखा गया। भारत में निर्धनता और बेरोजगारी है, तो ये देख लेते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किस आधार पर किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो जॉन वायड और ने किया। जॉन वायड और आयर और किस वैश्विक संस्था के प्रथम महानिदेशक थे? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग जॉन वायड और ने कब किया? तो 1945 में किया। निरपेक्ष प्रतिमान के माध्यम से निर्धनता माप करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो हेड काउंट रेशो कहा जाता है। हेड काउंट रेशो कहा जाता है। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड तथा मिक्स्ड रिकॉल पीरियड किसका आंकलन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो निर्धनता रेखा को आंकलन करने के लिए किया जाता है। ये भारत में निर्धनता की माप हेतु सरकार के विशेषज्ञ दल द्वारा निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास कब किया गया? तो 1961 में किया गया। कौन से वित्त आयोग ने गरीबी की पुरानी अवधारणा के स्थान पर नई अवधारणा का प्रयोग करते हुए वर्धित गरीबी रेखा की संकल्पना का प्रतिपादन किया? तो 7वें वित्त आयोग ने। विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने डॉलर से कम कमाने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना है? तो 1.90 डॉलर प्रतिदिन। वर्ष 2015 में पहले प्रतिदिन कितने डॉलर से कम कमाने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया? तो 1.25 डॉलर प्रतिदिन। ये 2015 की बात की। और 1993 से 94 में किसकी अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा योजना आयोग के पूर्व आंकड़ों की अविश्वसनीय बताते हुए निर्धनता की माप के लिए वैकल्पिक फार्मूले का उपयोग करने का सुझाव दिया गया? तो DT लकड़वाला। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा NC सक्सेना समिति कब गठित की गई? तो ये की गई अगस्त 2008 में की गई। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2012 में केंद्र सरकार ने निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो रंगराजन समिति का गठन किया गया था। रंगराजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग का फार्मूला तैयार किया? तो ये किया था सुरेश तेंदुलकर समिति ने। ठीक है। नेक्स्ट वर्ष 2011 में प्रस्तुत किस समिति की रिपोर्ट ने BPL के निर्धारण हेतु मासिक उपभोग व्यय को आधार माना? तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितने रुपए खर्च न कर पाने को गरीबी रेखा का नया पैमाना माना? तो ये 27.2 रुपए प्रतिदिन। 27.2। सुरेश तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितने रुपए खर्च न कर पाने को गरीबी रेखा का नया पैमाना माना? तो 33.3 रुपए प्रतिदिन। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 5 सदस्यों वाला एक परिवार कितने रुपए एक माह में खर्च नहीं कर पाने पर गरीबी रेखा से नीचे माना गया? तो ये 4080 रुपए मासिक महीने की बात की गई है। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में रहने वाला 5 सदस्यों वाला एक परिवार कितने रुपए एक माह में खर्च नहीं कर पाने पर गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा? तो 5000 रुपए मासिक। सुरेश तेंदुलकर समिति ने भारत की कितनी आबादी को गरीबी रेखा से नीचे BPL माना है? तो ये 21.9% जो थी। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2014 में किस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गांव में 32 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च करने वाला गरीब नहीं है? तो सी रंगराजन समिति ने यह कहा।
सी रंगराजन समिति ने शहरों में कितने रुपए रोजाना खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना? तो 47 रुपए प्रतिदिन। सी रंगराजन समिति ने भारत की कितनी आबादी को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल माना है? तो 29.5% माना है सी रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? तो यह 30.9%, 30.9%। सी रंगराजन समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? तो 26.4%, 26.4%। रिजर्व बैंक की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोग गरीब है? तो ये है 21.9, मतलब 21.9% है। रिजर्व बैंक की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम 5.09% लोग गरीबी रेखा से नीचे है? तो वो है गोवा। रिजर्व बैंक की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा 39.93 लोग गरीबी रेखा से नीचे है? तो वो था छत्तीसगढ़। जुलाई 2023 में किस संस्था द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत में गरीबी के नवीनतम आंकड़े दिए गए? तो ये नीति आयोग के द्वारा। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 वाला है ये ना, जिसके यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2023 वाला आंकड़े है, ठीक है। इसमें 2024 वाले भी आपने ध्यान में रखने हैं और 2025 में भी आपने वो आंकड़े ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उनको आपने करंट वाले सेक्शन में देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा 25 जुलाई 2023 को जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में कितने लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के विभिन्न आयामों में गरीबी रेखा से नीचे है? तो यह 14.96%। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 को किस सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 ये 2019 से 21 के आधार पर तैयार किया। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार ग्रामीण भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे है? तो यह है 19.28%, ठीक है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार शहरी भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे है? तो 5.27% है, ठीक है। नीति आयोग में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीब है? तो है केरल। केरल में कितने हैं? 0.5%, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा गरीब है? तो है बिहार में 33.76%। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गोवा में गरीबी का स्तर क्या है? तो 0.84% है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार तमिलनाडु में गरीबी का स्तर क्या है? तो 2.20%। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सिक्किम में गरीबी का स्तर क्या है? तो यह 2.6%। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार पंजाब में गरीबी का स्तर कितना है? तो पंजाब की बात की गई 4.75% है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में गरीबी का स्तर क्या है? तो यह है 4.93%। तो यह आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, अगर ये पूछा जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ से एज सच क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार मिजोरम का गरीबी स्तर कितना है? तो 5.30%। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार तेलंगाना में गरीबी का स्तर क्या है? तो यह 5.88%। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार आंध्र प्रदेश में गरीबी का क्या स्तर है? तो यह है 6.06%। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार हरियाणा में गरीबी का स्तर क्या है? तो यह 7.0%, ठीक है, 7.07% है, ठीक है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार कर्नाटक में गरीबी का स्तर कितना है? तो 7.51% है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार महाराष्ट्र में गरीबी का स्तर क्या है? तो 7.8% है, ठीक है। नीति
नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मणिपुर में गरीबी का स्तर क्या है? तो 8.10% है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड की गरीबी का स्तर क्या है? तो यह 9.67%। अपने जो स्टेट है उसका अपने ध्यान में रखना है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गुजरात में गरीबी का स्तर क्या है? तो यह है 11.66%। ठीक है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार पश्चिमी बंगाल में गरीबी का स्तर क्या है? तो यह है 11.89%। अब यहाँ पर ये सभी बहुआयामी सूचकांक नीति आयोग के अनुसार त्रिपुरा का गरीबी स्तर कितना है? 13.11%। ठीक है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में गरीबी का स्तर कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है, 13.76% है। उसके बाद राजस्थान का गरीबी स्तर कितना है? यह है 15.31% है। उसके बाद है नागालैंड का गरीबी स्तर कितना है? बहुआयामी सूचकांक नीति आयोग का 2023 वाला, तो यह है 15.43% है। ठीक है। उसके बाद है उड़ीसा का गरीबी स्तर कितना है? नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उड़ीसा का गरीबी स्तर है 15.68% है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में गरीबी का स्तर है 16.37% है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार असम में गरीबी का स्तर है 19.35% है, 19.35% है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी का स्तर क्या है? तो ये 20.63% है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी का स्तर कितना है? तो 22.93% है। ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग में कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार मेघालय में गरीबी का स्तर क्या है? तो यह 27.79% है। नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक 2023 के अनुसार झारखंड में गरीबी का स्तर कितना है? तो 28.81% है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी है? तो वह है पुडुचेरी, 0.8%, 0.85%। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी है? तो यह दादरा और नागर हवेली एवं दमन और द्वीप, 9.21%। ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार लक्षद्वीप में गरीबी का स्तर क्या है? तो यह 1.11% है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की गरीबी का स्तर कितना है? 2.30। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार दिल्ली में गरीबी का स्तर कितना है? 3.43%। उसके बाद चंडीगढ़ का सूचकांक, चंडीगढ़ का गरीबी स्तर कितना है? 3.52%। उसके बाद लद्दाख का गरीबी स्तर कितना है? 3.53% है। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर का गरीबी स्तर कितना है? तो यह है 4.80%। ठीक है। उसके बाद है भारत में बेरोजगारी। काम करने योग्य एवं काम न करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए काम का अभाव को होना क्या कहलाता है? वो बेरोजगारी कहलाता है। भारत में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक ढांचागत बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करने का संस्था का काम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, NSSO। इसकी स्थापना नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की बात की जाए, ये इसकी स्थापना 1950 में हुई और जवाहरलाल नेहरू के समय हुई। संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करेंगे। ठीक है। कौन सी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से संबंधित है? वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। उत्पादन के अन्य कारकों जैसे पूंजी, भूमि आदि की कमी होने पर कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जब पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित श्रमिकों के पास नए उभरते हुए उद्योगों के लिए कोई निपुणता नहीं होती है, तो
वे किस बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं? वो होते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी का शिकार। संरचनात्मक परिवर्तन जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप कुछ उद्योगों का विस्तार होना, जबकि कुछ अन्य उद्योगों का धीरे धीरे संकुचित होना किस बेरोजगारी को जन्म देता है? तो होता है संरचनात्मक बेरोजगारी को जन्म देता है। कौन सी बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करेंगे, वह स्थिति क्या कहलाती है? जब श्रमिक द्वारा किसी उत्पादन कार्य में जानबूझकर भागीदारी नहीं की जाती, तो वह ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। वह स्थिति क्या कहलाती है? जब व्यक्ति में रोजगार प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, उसे कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। वह स्थिति क्या कहलाती है? जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं करना चाहता, उसे कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। स्थायी संपत्ति संचित करने वाले व्यक्ति तथा मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बेरोजगारी के उदाहरण है? वो है ऐच्छिक बेरोजगारी के उदाहरण। किस प्रकार की बेरोजगारी की का अर्थव्यवस्था में कोई महत्व नहीं है? ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी की बात करेंगे, ठीक है। वह स्थिति क्या कहलाती है? जब काम ढूंढने पर भी लोगों को काम नहीं मिलता, उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं, ओपन एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। खुली बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वह बेरोजगारी क्या कहलाती है? जब अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा प्रचलित मजदूरी या इससे कम पर भी कार्य करने की इच्छा व्यक्त की जाती है, परंतु उसको कार्य नहीं मिलता, वो उसे कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। वह स्थिति क्या कहलाती है? जब श्रमिकों को बिना किसी कामकाज के रहना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें थोड़ा बहुत भी नहीं मिलता, उसे कहते हैं खुली बेरोजगारी। श्रमिकों का गांव से शहरों की तरफ काम करने के लिए जाना, लेकिन काम उपलब्ध न होने के कारण वहां बेरोजगार पड़े रहना किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? वह खुली बेरोजगारी का उदाहरण है। शिक्षित बेरोजगारी तथा साधारण बेरोजगार श्रमिकों को किस प्रकार की बेरोजगारी में सम्मिलित किया जाता है? वो होता है खुली बेरोजगारी, ठीक है। अदृश्य बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? या प्रच्छन्न बेरोजगारी। वह बेरोजगारी कहलाती है जब श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों को उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती। यदि उनको उस कार्य से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी को और क्या कहा जाता है? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। वह बेरोजगारी क्या कहलाती है? जिसकी सीमांत उत्पादकता बहुत ही कम होती है या शून्य होती है, अदृश्य बेरोजगारी। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि के क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? वह बेरोजगारी कहलाती है जब किसी व्यक्ति को किसी खास मौसम में ही कार्य मिलता है और शेष अवधि में वह बेकार बैठा रहता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि आपका सेब की सीजन लगाने के लिए जो जाते हैं व्यक्ति, उसे। मौसमी बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो होता है ऋतुपरक बेरोजगारी। ऋतुपरक बेरोजगारी आपकी मौसमी बेरोजगारी होती है। किसी विशेष मौसम या अवधि के प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि की मान्यता 7 से 8 माह काम करने वाले व्यक्तियों का शेष महीने में बेकार बैठना किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? वो है मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण। अब चक्रीय बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। चक्रीय बेरोजगारी की बात कर ले तो मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड में कमी हो जाने के कारण जो बेरोजगारी फैलती है, उसे क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है, जब व्यापार चक्र मंदी की अवस्था से गुजर जाता है, तब किन क्रियाओं में वृद्धि होने से चक्रीय बेरोजगारी कम होने लगती है? आर्थिक क्रियाओं से। किस समय के दौरान पूंजीवादी देशों में फैली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी का सबसे बड़ा उदाहरण है? विश्व की महान मंदी 1929 से 35। ऐसे श्रमिक किस प्रकार के रोजगार के अंतर्गत है जिन्हें थोड़ा बहुत रोजगार मिलता है? अल्प रोजगार। किस प्रकार के रोजगार ने श्रमिकों को उनकी क्षमता अनुसार काम नहीं मिलता है, वह कुछ अंशों तक ही उत्पादन में अपना योगदान दे पाते, वो था अल्प रोजगार। घर्षणात्मक बेरोजगारी, अस्थिर बेरोजगारी की बात करेंगे। बाजार की दशा में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्ति में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। विकसित देशों में प्राय किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। किस प्रकार की बेरोजगारी विकास से संबंधित है? घर्षणात्मक बेरोजगारी। पुराने उद्योगों
के बंद होने के कारण श्रमिकों को नया और दूसरा काम सीखने तक किस बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, तो होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी की बात करेंगे, उत्पादन के तकनीकी विधियों को लागू करने से जो बेरोजगारी होती है वह क्या कहलाती है, और तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। तकनीकी बेरोजगारी किस क्षेत्र में हो सकती है, कृषि और उद्योग दोनों में हो सकती है। किसी कारखाने में आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण होने से बहुत सारे श्रमिकों को किस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, तकनीकी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। कृषि का यंत्रीकरण करने से बहुत कुछ से कृषकों को किस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, तो तकनीकी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार की बेरोजगारी के डर से आधुनिकीकरण तथा यंत्रीकरण का सदैव विरोध किया जाता है, वो तकनीकी बेरोजगारी से किया जाता है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन में, और बाकी इसका पार्ट अगला आपको अगले सेशन में मिल जाएगा। आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रमुख रोजगार और जन कल्याण कार्यक्रम यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें कम से कम 3500 के आसपास वन लाइनर है, इनको हम कवर कर लेंगे पेपर से पहले, और 10 से पहले इनको कवर कर लेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।